प्यारे साथियों, मैं राहुल सचवानी स्वागत करता हूं आपका आज की वीडियो में। आज आप सभी स्टूडेंट्स पिछला लेक्चर को सोच करके थोड़ा सोच रहे होंगे कि हाँ, वो बताया था ना आपने लास्ट, वो सुपरमैन भी ले आए थे आप, और एक पता नहीं क्या अमेरिका की शील्ड, कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी ले आए थे। तो आज हम लोग वहाँ से आगे कंटिन्यू करने वाले हैं एंड आई होप कि आप लोगों को सब कुछ अच्छे से समझ में आ रहा है। वो स्टूडेंट्स जिनको पहले साइंस से डर लगता था कि अरे ये साइंस नहीं समझ आती भैया, हमको इससे दूर भगाओ, तो उनको भी अब साइंस में पक्के से इंटरेस्ट आना शुरू हो गया होगा और अब तो और भी ज्यादा इंटरेस्ट आने वाला है। तो आ जाइए, आज का भी अपन लेक्चर शुरू करते हैं। तो जल्दी से एक बार लास्ट क्लास में आपको रिवाइज करवा देता हूं। हमने लास्ट क्लास में देखा था कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स टॉपिक शुरू किया था और वहां पर 5 स्टेप्स के बारे में हमने पढ़ा था। इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद था असिमुलेशन हमारे पास में, और 5th टॉपिक है हमारे पास में आफ्टर दिस इजेशन। ये हमने एक मोटा मोटा ऊपर से देख लिया था, समझ लिया था इनके डेफिनेशंस को। हमने फिर उसके बाद ड्रॉ करना सीखा था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम को, जिसके एग्जाम में पूछे जाने के चांसेस कम होते हैं। मतलब एग्जाम में बहुत कम चांसेस होते हैं हमें कहा जाए कि ये डायग्राम आप ड्रॉ करके दिखाइए कंपैरेटिवली दूसरे डायग्राम्स के। फिर भी हमने सीख लिया था, लेबलिंग करना सीख ली थी। फिर हमने पार्ट्स देखे थे ऊपर ऊपर से कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं। फिर हमने वर्किंग कैसे होती है डाइजेस्टिव सिस्टम की वो देखना शुरू किया था। तो माउथ से ही जो है डाइजेशन शुरू हो जाता है, दांत जो है छोटे छोटे पीसेस में उसको कट कर देते हैं, सलाइवरी ग्लैंड्स में से सलाइवा निकलता है, और उस सलाइवा में एक एंजाइम होता है जिसको हम लोग सलाइवरी एमाइलेज बोलते हैं, जो कि किसको डाइजेस्ट करता है, स्टार्च को, जो कि फूड में है, और उसको शुगर में कन्वर्ट कर देता है। डाइजेस्ट करने का मतलब सिंपल है कि स्टार्च बड़ा मॉलिक्यूल है, आप यूं समझो, उसको तोड़ तोड़ करके उसने छोटे मॉलिक्यूल में, सिंपल मॉलिक्यूल में शुगर में कन्वर्ट कर दिया है। यहां तक मैं थोड़ा सा स्पीड में आया हूं क्योंकि ये हम पिछली क्लास में अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं, बस आपका रिवीजन हो रहा है। और टंग जो है हमारी उस फूड को सलाइवे के साथ में मिक्स करने में भी हमारी हेल्प करती है। वैसे देखा जाए तो टंग बात करने में भी हमारी हेल्प करती है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि हम केवल डाइजेशन की बात कर रहे हैं तो उससे रिलेट कर रहे हैं। फिर हमने देखा था कि जो फूड है वो हमारे मुंह से सलाइवा के साथ मिक्स होकर के सलाइवरी जो भी अमाइलेज वगैरह है सब कुछ है उसमें, उसके साथ ये जो हमारा ईसोफेगस है, जिसको हम लोग फूड पाइप बोलते हैं, उससे ऐसे जाकर के आगे यहाँ पर कहाँ जाती है, स्टमक में एंटर करती है। और स्टमक कहाँ पर है, हमारे लेफ्ट साइड में होता है, जे शेप का ऑर्गन होता है, यहाँ पर दिखा रखा है। और इसमें हमने देखा था कि स्टमक की वॉल्स में, यहाँ से वो अपना टॉपिक कंटिन्यू हो रहा है, स्टमक की वॉल्स में ट्यूब्यूलर शेप की ग्लैंड्स होती हैं। स्टमक की वॉल्स में उन ग्लैंड्स में से क्या निकलता है, जूस निकलता है, कुछ सिक्रीशन निकलता है, कुछ केमिकल्स निकलते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्रिक जूस। और उसमें ना बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, लेकिन 3 बहुत ज्यादा मेन कंपोनेंट्स होते हैं। और वो कौन से होते हैं, पहला होता है एंजाइम पेप्सिन, दूसरा होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और तीसरा हमारे पास में जो कंपोनेंट है, याद होगा आप लोगों को, दैट इज म्यूकस। बिल्कुल सही बोले आप लोग। तो ये 3 चीजें हैं, इन तीनों का काम क्या है ये हमें याद करना है। मतलब वैसे तो पिक्चर याद हो रही है कि अच्छा हाँ, खाना यहाँ गया, फिर इसने ये किया, फिर यहाँ से आया, ये यहाँ से आया, तो हमें अच्छा हाँ यहाँ पे आ गया, स्टमक में आ गया अभी फूड डाइजेशन के लिए, तो यहाँ पर गैस्ट्रिक जूस आया है वॉल्स में से, फिर उसमें है ना कौन कौन है मेन कंपोनेंट्स, तो हमने कहा अच्छा ये तीनों है। अब इन तीनों का काम क्या है, तो हमने कहा था कि इसको आप कैसे याद करेंगे। पेप्सिन कौन है, हमारी पिक्चर के यहाँ पर हीरो है। फिर उसके बाद है जीनी, या जो सर्वेंट है, या जो यूं कहिए कहते हैं ना, जो हुक्म मेरे आका, तो हम ऐसे कहें कि ये वो हैं, असिस्टेंट हैं, एक तरह से कोई भी काम करवा रहे हैं कि हाँ आप मेरे को बता दीजिए मैं कर दूंगा। तो ये कौन है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और तीसरे हैं हमारे पास में कैप्टन अमेरिका की शील्ड, विच इज नोन एज म्यूकस। अच्छा, यहां तक हमने लास्ट लेक्चर में समझा था, तो इसको कंटिन्यू करते हैं, समझते हैं ऐसा हमने क्यों याद किया था। ध्यान से सुनना। होता क्या है, आपने यूं समझा होगा कि हर मूवी का एक हीरो होता है, एक एक्टर होता है, तो वो हीरो फेमस होता है ना, तो फिर हीरो के हिसाब से हीरो बोलता है मैं ना इन डायरेक्टर के साथ काम नहीं करूंगा, मैं इन डायरेक्टर जो मूवी बना रहे हैं तो मैं नहीं बना रहा मूवी, मैं जा रहा हूँ। तो बोलते नहीं 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 सर आप रुकिए, हम डायरेक्टर ही चेंज कर देते हैं। या वो कुछ भी हीरो बोल देता है ना, हीरो बोल देता है कि मैं इस शहर में शूटिंग नहीं करूँगा, वो बोले ठीक है सर आप इस डेट को नहीं करूँगा, ओके सर एज यू से।
तो कहने का मतलब है यहाँ पर पेप्सिन भी बोलता है कि पेप्सिन का काम क्या है। पहले तो आप ये सुनो, पेप्सिन का काम होता है जो फूड में प्रोटीन है ना उसका डाइजेशन करना, उसको डिशुम डिशुम करके तोड़ देना। तो हीरो की तरह ही यहाँ पर हमारा पेप्सिन भी क्या कर रहा है, डिशुम कर रहा है किसको, हमारे जो प्रोटीन के बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ तोड़ करके छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट कर रहा है, दूसरे मॉलिक्यूल्स में। लेकिन पेप्सिन एंजाइम बोलता है कि ये काम मैं तभी करूंगा जब हमारा जो चारों तरफ का मीडियम है वो कैसा हो, वो मीडियम हो एसिडिक। देखो दो तरह के हमारे पास में मीडियम्स हम कह सकते हैं अभी, वैसे ये हमें केमिस्ट्री में डिटेल में पढ़ना है एसिड्स के और बेसिस के बारे में। आप बस यूं याद रखो एसिड कौन कौन है, HCl है, H2SO4 है, HNO3 है, या हमारे पास में और भी सिरका जो हम घर में विनेगर जो हम काम में लेते हैं उसमें भी एक तरह का एसिड है, नींबू है उसमें भी एक तरह का एसिड है। तो ये हीरो बोलता है मैं तभी काम करूंगा, तभी मैं प्रोटीन की पिटाई करूंगा जब मेरे को क्या चाहिए, मीडियम कैसा चाहिए, एसिड वाला चाहिए। तो वो एसिड वाला बोले हाँ हाँ सर आपको हम एसिड वाला मीडियम दे रहे हैं। तो वो एसिड वाला मीडियम कौन देता है, जीनी हमारा HCl। कहता है अरे सर हम है ना आपकी सेवा में, हम आपको एसिड बना के दे रहे हैं चारों तरफ, अब आप प्रोटीन को डिशुम डिशुम कर दो, मूवी बना लो। आई समझ में। अब सुनना ध्यान से, एक छोटी सी चीज आपको बतानी है। ये सेकंड चैप्टर है हमारी बुक में जिसका नाम है क्या, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो वहां पर हमें एसिड और बेस के बारे में पढ़ना है। एक स्केल होता है हमारे पास जिसको हम लोग बोलते हैं पीएच स्केल, ये हमें पढ़ना है सेकंड चैप्टर में। अभी मैं बस आपको हल्का सा आइडिया दे रहा हूँ। पीएच का मतलब होता है, बेसिक मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ पे मान लो ये एक स्केल है, नॉर्मल स्केल है, जैसे वो नहीं होता वो फेयर एंड लवली का वो जो एड देते थे टीवी पे, तो उसमें बोलते थे कि ना फेरोमीटर, भैया आप क्रीम लगाओ और हम आपको फेयर वाला मीटर दे रहे हैं, फेयरनेस वाला, उससे आप नापना कि आप कितने गोरे हो गए। मतलब उसमें क्या होगा कि यहाँ थोड़ी डार्क स्किन दिखा रखी होगी, फिर हल्की, फिर हल्की, फिर हल्की, फिर हल्की, फिर ऐसे एकदम गोरी दिखा रखी होगी कि भाई आप खुद की स्किन को मैच कर लो कि मैं कहाँ दिख रहा हूँ। तो वैसे ही समझ लो यहाँ पर हमारे पास एक स्केल है जिसके बारे में हम फ्यूचर में और अच्छे से पढ़ेंगे। तो यहाँ पे बीच में 7 होता है, यहाँ पे 0 से शुरू होता है 7 से, और ये 14 पर जाकर खत्म होता है। 7 वाला जो पॉइंट है ना ये कैसा होता है हमारे पास में, न्यूट्रल होता है। 7 वाला पॉइंट जो है ये कैसा होता है, न्यूट्रल। मतलब यहां पर कोई भी हमारे पास ना तो एसिडिक नेचर होता है सब्सटेंस का, ना ही बेसिक होता है, ना एसिड होता है ना बेस होता है। एसिड और बेस एक दूसरे से एकदम अलग अलग हैं, हम इनके बारे में पढ़ेंगे। अभी ये समझो जैसे जैसे हम 7 से 0 की तरफ जाते हैं वैसे वैसे जो एसिड है उसकी पावर बढ़ती जाती है, एसिड ज्यादा ताकतवर होता जाता है। तो समझना मैं कहना क्या चाह रहा हूं यहाँ पे, समझो ना, नींबू है हमारे पास में, तो मैंने नींबू लिया, मेरे हाथ पे निचोड़ दिया, क्या मेरा हाथ जल जाएगा, नहीं जलेगा। इस नींबू का जो पीएच है हमारे पास में, पावर कितना है इसका, तो वो हम लोग देखते हैं ना लगभग, तो हमें यही मिलता है, मतलब 5 और 6 के आसपास ही मिलेगा। ये 6 है मान लो, यहाँ पे 5 है, यहीं कहीं वो नींबू का पीएच होता है। तो वो बहुत कम पावरफुल है, वो हमको कोई ज्यादा नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। लेकिन आप जरूर न्यूज़पेपर्स में पढ़ते हो कभी कभी कि ना हमारे देश में कुछ एक लोग हैं जो बुरे काम कर बैठते हैं, जैसे कि एसिड अटैक्स होते हैं, तो वो लोगों के ऊपर, दूसरों के ऊपर एसिड फेंक देते हैं, और हमें फिर देखने को मिलता है, न्यूज़ में सुनने को मिलता है कि उनका स्किन जो है वो बहुत ज़्यादा जल जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो जो एसिड होता है वो या तो HCl हो सकता है, H2SO4 होता है, और ये वाले बहुत ज़्यादा पावरफुल एसिड्स होते हैं। तो इनका जो पीएच होता है वो होता है अराउंड 2, या 2 से भी कम। तो मैंने आपको ये सारी बात क्यों बताई, पहली बात तो आप ये दिमाग में डालो कि जितना 0 के पास में एसिड का पावर होगा वो उतना ही ज्यादा पावरफुल होगा, मतलब 2 वाले से भी ज्यादा पावरफुल 1 pH वाला एसिड होगा। और वैसे ही बेसिस में क्या होता है, 7 से जब हम लोग 14 की तरफ जाते हैं तो बेस का पावर बढ़ता है। ये हमें अभी नहीं समझना, बाद में उसको समझेंगे। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे स्टमक में जो HCl एसिड प्रोड्यूस होता है, सिक्रीट होता है, जो हम पढ़ रहे हैं अभी, ये जो जीनी आया है, तो ये इसका पीएच लगभग 2 होता है, अप्रोक्स 2 के अराउंड होता है। तो कहने का मतलब ये तो फिर बहुत खतरनाक है। अगर ये एसिड हाथ पे डुल जाए, चमड़ी जल जाती है,
तो इसीलिए साइंस की लैब में जाते हैं, वो ग्लव्स पहन के, लैब कोट पहन के, चश्मा वश्मा लगा करके, और अब तो कोरोना चल रहा है तो दो दो मास्क लगा करके जाते हैं हम लोग पूरा प्रोटेक्शन के साथ में, कि भाई अगर हम एसिड ऐसे से मिक्स कर रहे हैं पानी में तो हाथ हाथ पे आ जाए तो, या कोट पे तो बच्चे, है ना, स्किन जो है हमारी सेफ रहे। और खैर ये वाला तो सर करते हैं, टीचर्स करते हैं, आप लोग को नहीं बोलते करने के लिए। तो ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं। अब प्रॉब्लम क्या हो गई कि अगर पीएच है HCl का जो हमारे स्टमक में सिक्रेट हो रहा है, तो वो तो स्टमक की स्किन को ही जला देगा। तो फिर इसके लिए हमें कोई और भी चाहिए जो कि कैप्टन अमेरिका की तरह आ जाए और लड़ाई करना चालू कर दे, या छोटा भीम की तरह आ जाए और जो भी विलन्स हैं उनसे लड़ाई करना चालू कर दे, या जो भी आपके फेवरेट हीरो हैं आप उनको कंसिडर कर सकते हो। तो वो तीसरी चीज कौन सी है? म्यूकस। तो म्यूकस का काम क्या होता है? स्टमक की इनर लाइनिंग्स को, स्टमक की जो अंदर तरफ से जो दीवारें हैं उनको, जो टिश्यूज हैं उनको बचाना। किससे बचाना? हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या कर रहा है? पेप्सिन की हेल्प कर रहा है। और पेप्सिन भैया क्या कर रहा है? हमारा जो सुपर हीरो है वो प्रोटीन की पिटाई कर रहा है, उसका डाइजेशन कर रहा है। तो देखो, अब आगे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। यहां पर The HCl creates an acidic medium which facilitates the action of enzyme pepsin, that is digestion of protein। यहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि आप देखो यहां पर पेप्सिन एंजाइम का क्या काम होता है? डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। अच्छा, याद कैसे रखना है? पी स्क्वायर, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, पी से पेप्सिन, पी से प्रोटीन, सिंपल। The mucus helps to protect the stomach wall. The mucus, जो mucus है वो क्या कर रहा है? Helps the stomach wall, मतलब उसको प्रोटेक्ट कर रहा है from its own secretion of hydrochloric acid। और यहां पे ऊपर क्या लिखा था? HCl क्या करता है? Creates an acidic medium, जो कि हेल्प करता है पेप्सिन को। तीनों का काम याद हो गया आपको? इट्स वेरी सिंपल। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर कह रहे हैं दी पार्शियली डाइजेस्टेड फूड, जो अभी तक भी फूड है हमारे स्टमक में वो पार्शियली डाइजेस्टेड है, पूरा डाइजेशन उसका नहीं हुआ है। तो वो कहां जाता है आगे चल करके? स्मॉल इंटेस्टाइन पर। और आपको जानकर के हैरानी होगी कि स्मॉल इंटेस्टाइन 6.5 मीटर की है, 6.5 मीटर्स। 1 मीटर इतना बड़ा होता है। वो जाते हैं ना दुकान पे साड़ी लेने, भैया 2 मीटर दे दो, 3 मीटर दे दो, तो वो ऐसे करते हैं पुराने, मतलब जो अभी भी करते ही हैं दुकान पे लोग, ऐसे पढ़ के 1 2, या फिर वो टेबल पे ऐसे 1 मीटर बना के रखते हैं। वो तार लेने जाओ ना आप उनसे लाइट का, उनको बोलो कि हमको 5 मीटर वायर दे दो, तो वो उस पर नाप के देते हैं 1 मीटर 2 मीटर, मतलब 100 सेंटीमीटर्स। तो मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि 6.5 मीटर तो बहुत लंबा हो गया। ये 1, फिर 2, फिर 3, फिर इतनी लंबी है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन। और कितनी सी जगह में है? ये इतनी सी जगह में। तो ये क्या है? सुपर कॉइल्ड होती है, हाईली कॉइल्ड होती है। हाईली कॉइल्ड मतलब, कॉइल्ड का मतलब क्या है? यूं 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 एक ही जगह पे पूरा ऐसे घूम घूम के पूरी की पूरी रहती है। तो क्या कह रहे हैं? स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो लार्जेस्ट पार्ट है 6.5 मीटर का ऑफ एलिमेंट्री कनाल। एलिमेंट्री कनाल का सबसे लंबा पार्ट कौन सा है? दैट इज स्मॉल इंटेस्टाइन। ये याद रखना है आपको। इट इज अ साइट ऑफ कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड। ये वो जगह है जहां पर डाइजेशन खत्म होता है पूरा। स्मॉल इंटेस्टाइन में डाइजेशन का प्रोसेस पूरा हो जाता है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, आप याद रखना इसको, ठीक है। वेयर इज द डाइजेशन प्रोसेस एंड्स इन ह्यूमन बींग्स। तो हमें यूं नहीं समझना कि नहीं, जब तक हम चलता ही रहता है आगे भी, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही खत्म हो जाता है। फिर अगले प्रोसेस शुरू हो जाता है, अब्जॉर्प्शन और असिमिलेशन और इजेशन शुरू हो जाता है, डाइजेशन यही खत्म हो जाता है। द स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव्स अ सिक्रीशन ऑफ 2 ग्लैंड्स, दैट इज लिवर एंड पैनक्रियास। अब समझना, बहुत लंबी है स्मॉल इंटेस्टाइन और पूरा डाइजेशन यही खत्म करना है। तो इसमें क्या है कि लिवर से भी थोड़े केमिकल आते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। पेनक्रियास से भी थोड़े केमिकल्स आते हैं, डाइजेशन में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन की खुद की वॉल्स में से भी कुछ एक आते हैं सिक्रीशंस, वो भी डाइजेशन करवाते हैं, तब जाकर के डाइजेशन पूरा कंप्लीट होता है। तो अभी हम देखते हैं आगे क्या क्या बता रखा है अपने को। ये देखो डायग्राम आप थोड़ा देखोगे ना, आपको आइडिया लगेगा। किडनी विडनी तो छोड़ो, ये भी अभी नहीं पढ़ रहे अपन, ये हम लोग जब एक्सक्रीशन पढ़ेंगे वहां पढ़ेंगे इसको। ये है हमारा लिवर। तो ये लिवर में मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूं
कि आप ये चीज नोटिस करो, ये है हमारा गॉल ब्लैडर, ये लिवर, ये गॉल ब्लैडर। तो देखो लिवर बहुत बड़ा, एक छोटा सा इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि जो लिवर है वो हमारी बॉडी की सबसे बड़ी ग्लैंड होती है, बहुत बड़ी होती है। लिवर इधर होता है, ये इधर राइट साइड की तरफ होता है और काफी बड़ा होता है और हैवी भी होता है अच्छा खासा। तो सबसे बड़ी बॉडी की ग्लैंड कौन सी है? दैट इज लिवर, ये याद रखना। तो लिवर बहुत सारा है ना वो बना देता है जो भी केमिकल है, अभी हम आगे पढ़ने वाले हैं उसके बारे में। तो फिर क्योंकि लिवर इतना बड़ा है, ज्यादा केमिकल उसने बना दिया, और वो तो सारा दिन ही बनाता है। ऐसा नहीं है कि हम जब खाना खाते हैं तभी बनाते हैं, वो पहले बना के रख लेते हैं। वो बोलते हैं खाना आते ही फिर उसको जो भी केमिकल है वो दे देते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि इसका जो भी सिक्रीशन है उसको स्टोर करने के लिए, स्टोरेज करने के लिए एक छोटी टंकी की जरूरत होती है, और वो टंकी ये रही जिसको हम लोग बोलते हैं गॉल ब्लैडर। क्लियर हुआ? अभी आगे और भी समझेंगे इसको, बट हाँ ये स्टमक दिखा रखा है यहाँ पर हमारा, ये भी छोड़ो, ये भी बाद में पढ़ेंगे एक्सक्रीशन में हम लोग। ये है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको सुपर कॉइल्ड दिखा रखा है, बहुत ज्यादा कॉइल्ड दिखा रखा है, और ये है हमारी लार्ज इंटेस्टाइन। बाकी बढ़ते हैं अपन आगे यहाँ से। तो ये देखो ये लिवर है, ऐसा अजीब सा ही है। तो सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं लिवर की, सबसे बड़ी ग्लैंड है भाई, थोड़ा इज्जत देना पड़ेगा। लिवर सिक्रीट्स बाइल जूस। देखो लिवर क्या सिक्रीट करता है, आप देखो यहाँ पर बाइल जूस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइल के बारे में आप जो भी पढ़ने वाले हो एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है कि बाइल सिक्रीट करता है, जिसको हम लोग कहाँ स्टोर करता है हमारा बॉडी? गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर में क्यों स्टोरेज करने की जरूरत पड़ती है उसका एक आइडिया मैंने आपको दे दिया। बाइल के दो फंक्शंस होते हैं और एग्जाम में ये पूछा जाता है हमसे, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ बाइल जूस। तो समझना, बहुत अच्छे से आपको ये याद करने हैं। पहला फंक्शन है बाइल का, अब समझना क्या होता है। जैसे अलग अलग फिल्म में अलग अलग हीरो होता है, या इलाका चेंज होते ही वहां का जो एरिया का हीरो है या कोई दादा है, कोई डॉन है, तो वो चेंज हो जाता है। फिर उसके अकॉर्डिंग फिर रूल्स और एटमॉस्फेयर भी चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे क्या है, जैसे स्टमक में हीरो कौन था? हमारा पेप्सिन था। पेप्सिन का काम क्या था? प्रोटीन को डिशम करना काम था, प्रोटीन का डाइजेशन करना। अब यहाँ एरिया चेंज हो गया, अभी फूड कहाँ आ गया है? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। तो यहाँ पर हीरो कोई और है। अच्छा, हीरो कोई और है तो उस हीरो का क्या है यहाँ पर हीरो कहता है मैं तभी काम करूंगा जब मेरे को मीडियम कैसा मिलेगा? बेसिक मिलेगा। हमने अभी दो चीजें पढ़ी थी, एसिड और बेस। तो वहां पर एसिडिक मीडियम कौन प्रोवाइड करा रहा था स्टमक में? HCl। यहां पर हीरो को बेसिक मीडियम प्रोवाइड कौन कराता है? बाइल। तब जाके हमारा हीरो यहां पे काम करता है। अभी सवाल होगा कि सर हीरो कौन है, अभी बताते हैं, इधर देखो। तो मेक्स द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक एल्कलाइन। एल्कलाइन और बेसिक एक ही चीज है, आप लोग प्लीज कंफ्यूज मत होना। लेकिन बेसिक लिखते नहीं है, क्षार को या जो बेस है, एसिड एंड बेस बोलते हैं ना, तो बेस को ही हम लोग एल्कलाई बोलते हैं, और वही लिखा है हमने यहां पर एल्कलाइन। तो जो बेसिक एटमॉस्फेयर है वो कौन बना करके देता है? उसके रिवर्स बाइल। और वो हीरो कौन है यहां पर? पैनक्रियाटिक एंजाइम्स। जो पैनक्रियास से आ रहा है जो जूस, जो केमिकल्स वहां से आ रहे हैं, जो आगे डाइजेशन करने वाले हैं, उनकी हेल्प करने के लिए यहां पर ये कन्वर्जन होता है। तो बाइल का पहला काम आपको समझ में आ गया, मीडियम को किस में कन्वर्ट कर देता है? बेसिक मीडियम में कन्वर्ट कर देता है। फिर उसके बाद क्या है हमारे पास में? बाइल सॉल्ट्स ब्रेक द फैट्स प्रेजेंट इन द फूड इनटू स्मॉल ग्लोब्यूल्स। समझने की कोशिश करना, क्या होता है? जो फैट है वो बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स में आता है, और उस पर जो पैनक्रियाटिक एंजाइम्स हैं वो प्रॉपरली काम नहीं कर पाते। तो बाइल जूस क्या करता है? उनको छोटे छोटे बॉल्स, छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स का मतलब होता है गोलियां छोटी छोटी, उनमें ब्रेक डाउन कर देता है, ताकि फिर उस पर काम करना आसान हो जाता है। किसका? जो पैनक्रियास से जो दूसरे एंजाइम्स आ रहे हैं, या जो और भी दूसरे कोई एंजाइम्स होंगे आगे, तो उनका काम करना वहां पर आसान हो जाता है। तो दो काम कौन से हैं आपको याद रखने हैं। पहला काम क्या था कि एसिडिक मीडियम को कैसा बना देता है? बेसिक बना देता है या एल्कलाइन बना देता है, ताकि पैनक्रियाटिक एंजाइम्स उस पर अच्छे से काम कर सकें। दूसरा काम क्या है बाइल का? वो है फैट के जो मॉलिक्यूल्स आगे से आ रहे हैं, फैट के जो भी
पार्टिकल्स आगे से आ रहे हैं, उनका ब्रेक डाउन कर रहा है छोटे ग्लोब्यूल्स में, ताकि जो दूसरे एंजाइम्स हैं वो उन पर अच्छे से एक्शन कर सकें और डाइजेशन उसका कर सकें। ये दोनों आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। फिर अपन, ये कौन सा ऑर्गन है बोलो बोलो, चलो इस ऑर्गन का पढ़ते हैं, फिर आपको मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ। तो ये है हमारा पेनक्रियास। ये बहुत छोटा होता है, इतना बड़ा नहीं होता, वो तो फोटो बस आपको दिखा रहे हैं इतनी बड़ी। द पेनक्रियास सिक्रीट्स पेनक्रियाटिक जूस। जैसे लिवर में से कौन सा जूस आ रहा था, बाइल जूस आ रहा था, कहाँ आता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। तो वैसे ही पेनक्रियास में से कौन सा जूस आता है, पेनक्रियाटिक जूस आता है। और पेनक्रियाटिक जूस में क्या होता है, देखो यहां पर, तो पेनक्रियाटिक जूस में एंजाइम्स होते हैं, है ना। कौन से होते हैं, तो सबसे पहला है हमारे पास में पेनक्रियाटिक अमाइलेज, देख पा रहे हो आप यहां पर। तो पेनक्रियाटिक अमाइलेज का काम क्या होता है, स्टार्च का ब्रेक डाउन। अच्छा, ये भी याद रखना बहुत आसान है, देखना कैसे। हमने पढ़ा था हमारे सलाइवा में सलाइवरी अमाइलेज होता है, और वो सलाइवरी अमाइलेज किसका ब्रेक डाउन करता है, स्टार्च का। तो ये वाला अमाइलेज स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। यहां पर पेनक्रियस से आने वाला अमाइलेज भी तो स्टार्च का ही ब्रेक डाउन कर रहा है। सेम सेम है ना, भाई भाई है, अमाइलेज अमाइलेज भाई भाई बोलते हैं ना, चोर चोर मौसेरे भाई, तो अमाइलेज अमाइलेज भी भाई भाई। फिर उसके बाद में ये पहला काम। दूसरा काम, पेनक्रियस से आने वाले जो एंजाइम है, कौन सा है, ट्रिप्सिन। तो ट्रिप्सिन का काम होता है प्रोटीन्स का डाइजेशन। देखना समझना, प्रोटीन्स का डाइजेशन केवल जो है स्टमक में पूरा नहीं हो पाता, क्योंकि हमने वहां बोला था कि अभी तक पार्शियल डाइजेशन हुआ है। तो वहां से जो फूड है वो आगे गया था, पार्शियली डाइजेस्टेड फूड आगे बढ़ गया था। तो प्रोटीन्स का अभी भी पूरा डाइजेशन नहीं हुआ है, तो बाकी डाइजेशन कौन कर रहा है, ट्रिप्सिन कर रहा है। अच्छा, याद कैसे रखेंगे, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता था, पेप्सिन। याद आया, स्टमक में प्रोटीन का डाइजेशन कौन करता है, पेप्सिन। तो पेनक्रियास में कौन है, ट्रिप्सिन। पेप्सिन ट्रिप्सिन, पेप्सिन ट्रिप्सिन, दोनों भाई भाई सिन सिन कर रहे हैं दोनों। सिन का मतलब वैसे तो पाप होता है, लेकिन ये पाप नहीं कर रहे, ये अच्छा काम कर रहे हैं, ये हमारे बॉडी में डाइजेशन कर रहे हैं। तो पेप्सिन और ट्रिप्सिन दोनों का ही क्या काम होता है, प्रोटीन का डाइजेशन करना। लेकिन प्रोटीन स्टमक में होता है, और ट्रिप्सिन जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। कहां से आता है, वो पेनक्रियाटिक जूस में आता है, साथ में पेनक्रियस से आता है, पेनक्रियस बना करके इसको भेजता है। तीसरा काम देखो, लाइपेज फॉर ब्रेकिंग डाउन इमल्सिफाइड फैट्स। ये लिपेज कह लो या लाइपेज कह लो, अलग अलग दोनों भाषा ऐसे बोलता है। अंग्रेजी की तो टांग तोड़ रखी, इंग्लिश की हम लोगों ने, हम कैसा भी उसको कर सकते हैं प्रोनाउंस। तो लाइपेज जो है वो ब्रेक डाउन करता है किसको, इमल्सिफाइड फैट्स को। इमल्सिफाइड फैट्स पता है क्या है, वो जो अभी अपन ने देखा था ना, बाइल ने क्या किया था, छोटा छोटा फैट्स को छोटी छोटी ग्लोब्यूल्स में, बॉल्स में कन्वर्ट कर दिया था। उसी फैट को तोड़ने का काम कौन करता है, लाइपेज करता है, उसको ब्रेक डाउन उसका करता है। तो ये भी मैं आपको कहूंगा काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन इससे भी ज्यादा बाइल जूस के फंक्शंस इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपके स्कूल में एग्जाम है, 5 मार्क्स में आपको बोलते हैं एक्सप्लेन द कंप्लीट ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, तो फिर आपको ये सब कुछ ही बताना पड़ेगा। गॉट इट, ये थोड़ा याद रखना पड़ेगा आपको। व्हेन यू विल रिवाइज इट अगेन एंड अगेन, आपको अपने आप से याद हो जाएगा। तो देखो कितना सुंदर ये वाला डायग्राम है, यहाँ पर ओरल कैविटी है, टंग है, ये सब कुछ पिक्चराइज कर रखा है यहाँ पर। ये आप देख पा रहे हो, लार्ज इंटेस्टाइन साफ साफ दिख रही है। ये पेनक्रियास आप देखोगे ना, इसके पीछे है। और ये जो ब्लू कलर का यहाँ पर ये बना रखा है, ये क्या है, हमारे पास में गॉल ब्लैडर है। यहाँ पर आप देखो तो इसमें डक्ट वगैरह भी हैं, पाइप्स वगैरह भी होते हैं आगे के आगे। अब देखो यहाँ पर, अब फाइनली हम डाइजेशन हमारा जल्दी से खत्म होने वाला है। अच्छा हाँ, मैंने आपको बोला था कि ये पढ़ के मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊंगा। चलिए ठीक है। तो मैंने शायद आपसे पूछा था लास्ट क्लास में कि हमारे यहाँ मुंह में जो सामने एक कुछ ऐसे लटक रहा होता है, वो उस ऑर्गन का नाम क्या होता है। तो देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि हमें नहीं पता है। और भी ऐसा होता है कि मैंने तो काफी जनों से पूछा है, उन्हें भी नहीं पता होता, मुझे भी नहीं पता होता था। तो उसका नाम होता है यूव्यूला। अब आप सोच करके देखो, हमें बचपन से सिखाया नोज, आईज, लिप्स, जो भी बॉडी पार्ट्स के नेम्स हमको याद करवाते थे बचपन में। इसका तो हमको याद ही नहीं करवाया, टंग का करवाया, टीथ बताया, ये नहीं बताया। अच्छा क्यों नहीं बताया, क्योंकि अजीब है। तो
जैसे हमें बाकी ऑर्गन्स के काम पता है, लेकिन साइंटिस्ट लोगों को इसका काम पे डाउट है कि इसका काम क्या है ही क्यों ये बॉडी में। हालांकि काफ़ी सारे काम बताए हैं साइंटिस्ट ने कि इसका क्या काम होता है, लेकिन एक मैं आपको बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। एक है ना बीमारी होती है या एक स्टेट होती है, वो उसको बोलते हैं हम लोग स्लीपिंग एपनिया, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीपिंग एपनिया, OSA इसको बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है, सोते सोते जिनको होती है, ये बहुत बहुत कम लोगों को ही होती है दुनिया भर में, लेकिन सोते वक्त तो उनकी सांस रुक जाती है अपने आप थोड़ी देर के लिए, और ऐसा अगर हो जाए तो डेथ भी हो सकती है ना, बहुत तो कॉम्प्लिकेशंस वाली बात है। तो उन लोग को एक मशीन लगाते हैं, फिर वो रात को पहन के सोते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम है। भाई अगर मान लो आप जाग रहे हो, सांस बंद हो रही, तो आप कोशिश करोगे, कुछ करोगे, लेकिन सो रहे हो तो पता नहीं चलता, एंड दैट्स वेरी रिस्की। सो इवन इन दैट केस, मतलब उस केस में एक सर्जरी होती है जिसमें यूव्यूला को हटा देते हैं, सर्जरी करके इसको काट के हटा देते हैं। उनका मानना है ऐसा, डॉक्टर्स का कहीं कहीं, कि इससे भी जो ब्रीदिंग होती है ना, उसमें ऑब्स्ट्रक्शन होता है, मतलब वो रास्ता रुकता है यूव्यूला से, तो हटा दिया जाता है। या ऐसा बोलते हैं स्नोरिंग करते हैं ना, खराटे लेते हैं ना, हमारे मेरे पापा बहुत तेज खराटे लेते हैं। एक हमारे सर भी थे साइंस के, उनके साथ में एक बार साइंस के फेयर में गया था, अपना मॉडल साइंस का बना करके लेकर के। तो वो बोलते हैं वहाँ पर कि आप लोग जिसको भी सोना, बड़ा हॉल था जिसमें हम बहुत जने सो रहे थे, बहुत सारे स्टूडेंट्स थे, बेड्स थे, और बहुत सारे टीचर्स भी थे जो अलग अलग स्कूल से आए थे। तो हमारे सर वहाँ बैठ गए और बोलते हैं कि आप में से जिसको भी सोना है तो मेरे से पहले सो जाओ, क्योंकि अगर मैं पहले सो गया तो आप लोग को नींद नहीं आने वाली। मतलब वो इतने जोर से खर्राटे मारते थे। तो वो खर्राटे मारने में भी, स्नोरिंग करने में भी ये यूव्यूला का रोल होता है, कहते हैं इससे स्नोरिंग ज्यादा होती है। खैर नंदीलेस, आप भी और इसके बारे में जानना चाहो, ऐसी चीजों के बारे में, तो जान सकते हो, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट साइंस। हमारे आसपास में जो भी कुछ हो रहा है, देयर इज साइंस इन इट, हर चीज में साइंस है। खैर देखिए, तो अब हम फाइनली देख रहे हैं कि द वॉल्स ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन्स कंटेन्स ग्लैंड विच सिक्रीट इंटेस्टिनल जूस। क्या कह रहे हैं, जो एंजाइम्स हैं प्रेजेंट इसमें, किसमें, पहले समझना। अभी क्या हुआ, लिवर से बाइल जूस आता था, उसका काम हो गया। पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आता था, उसमें अलग अलग कंपोनेंट्स थे, हमने देखा, पेनक्रियाटिक अमाइलेज देखा, ट्रिप्सिन देखा और लाइपेज देखा, उनके काम देखे। अब फाइनली क्या हो रहा है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, उसकी वॉल्स में से भी कुछ सिक्रीशन आता है। यहां देखो आप, स्मॉल इंटेस्टाइन की जो वॉल्स हैं कंटेन ग्लैंड, उनमें से भी ग्लैंड्स हैं अंदर, और उनमें से भी कुछ जूस आ रहा है, जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंटेस्टिनल जूस। क्योंकि वो इंटेस्टाइन की दीवार में से आ रहा है, तो उसको इंटेस्टिनल जूस बोल दिया। बहुत सिंपल है। पेनक्रियास से आ रहा था तो पेनक्रियाटिक जूस बोल दिया उसको, तो ऐसा बोल सकते हैं पर सिंपल। तो अब कह रहे हैं आगे क्या होगा कि उसमें भी कुछ ना कुछ एंजाइम्स होंगे। द एंजाइम्स प्रेजेंट इन इट फाइनली कन्वर्ट, मतलब ये फाइनल स्टेप्स हैं। अच्छा, फाइनली कन्वर्ट किसको किसको करते हैं, द प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स। जो अभी तक प्रोटीन्स के छोटे 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 टुकड़े आए हैं, उनको ये फाइनली किस में कन्वर्ट कर देते हैं, अमाइनो एसिड्स में। फिर दूसरा क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स को ग्लूकोज में कन्वर्ट कर देते हैं, बिल्कुल बेसिक मॉलिक्यूल में उसको कन्वर्ट कर देते हैं। फैट्स को एक तो फैटी एसिड्स में कन्वर्ट करते हैं और दूसरा ग्लिसरॉल में कन्वर्ट करते हैं। अब आपका यहां आते आते दिमाग का दही हो चुका होगा, मतलब आप सोच रहे होंगे कि सर ये इतने कॉम्प्लिकेटेड नाम क्यों हैं। तो देखो उसका आंसर ये है, प्रोटीन्स इनटू अमाइनो एसिड्स। तो व्हाट आर अमाइनो एसिड्स, ये समझना इंटरेस्टिंग है। या व्हाट इज ग्लूकोज, या व्हाट आर दीज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, हमारे यूं समझना, हमने क्या शुरू में पढ़ा था, डाइजेशन का मतलब होता है कॉम्प्लेक्स फूड मॉलिक्यूल्स को सिंपलेस्ट फूड पार्टिकल्स में, मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट करना, दिस इज डाइजेशन। और वो जो सिंपल मॉलिक्यूल्स हैं वो सॉल्यूबल हैं, मतलब वो हमारे ब्लड में जो पानी है उसमें इजीली चले जाएंगे, ब्लड के साथ में बॉडी के एक एक सेल के पास में पहुंच जाएंगे। अब ये जो है ना अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, ग्लिसरॉल, ग्लूकोज का तो आपको पता है, ग्लूकोज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन इन आवर बॉडी। अभी ये जो हमारी बॉडी में जो भी एनर्जी है, जो हम बोल रहे हैं, जो हम चल रहे हैं, भाग रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इतने सारे काम कर रहे हैं, तो ये एनर्जी से ही पॉसिबल है। और वो एनर्जी किससे मिलती है, ग्लूकोज से मिलती है। तो फाइनली इन कार्बोहाइड्रेट्स से हमें क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है बॉडी में।
प्रोटीन्स से क्या मिलता है? अमाइनो एसिड्स। नाउ व्हाट आर अमाइनो एसिड्स एंड दीज फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल? दिस मस्ट बी अ क्वेश्चन। तो ये आप यूं समझो, दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बिल्डिंग अप आवर बॉडी। हमारी बॉडी में रिपेयरिंग का काम हो रहा है, नए नए ऐसे सेल्स कॉपी होके 2 सेल्स बनते हैं, तो वहाँ पर डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, नए नए जो आरएनएज हैं, या कितना कुछ होता है। एक सेल में कितने सेल ऑर्गेनेलीज होते हैं, तो एक सेल जब कॉपी पेस्ट करता है तो उसको बहुत सारा मटीरियल चाहिए होता है, बिल्डिंग ब्लॉक्स चाहिए ना। तो दीज आर ऑल बिल्डिंग ब्लॉक्स विच आर बिल्डिंग अस, ये हमको बना रहे हैं। आई बात आपको समझ में? तो अब भी आप याद रखो, इन फ्यूचर इफ यू आर गोना कंटिन्यू विद साइंस, अगर आप 11th में 12th क्लास में इन फ्यूचर आप केमिस्ट्री पढ़ते हैं या आप बायोलॉजी पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री पढ़ते हैं, देयर यू विल बी स्टडीइंग ऑल ऑफ दिस। ओके, इज इट फाइन? तो राइट नाउ वी विल फोकस ऑन whatever is given in our NCERT so that we can score very good and get admission into a good दो स्कूल में तो वहीं रहेंगे हम लोग, लेकिन हाँ अच्छे मार्क्स आएंगे तो सब जने अपलॉड करेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन एंड्स हियर। तो अब आप खुश हो सकते हो, खुश इसलिए नहीं कि क्लास खत्म हो रही, क्लास है अभी भी बाकी, बट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन यहाँ पर खत्म हो जाता है। फिर उसके बाद में कौन सा प्रोसेस आता है? दैट इज अब्जॉर्प्शन, जो कि है हमारा थर्ड प्रोसेस। इट्स वेरी सिंपल। अब्जॉर्प्शन का मतलब देखो क्या है कि अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में सब कुछ डाइजेस्ट हो गया, एकदम छोटे छोटे पार्टिकल्स पड़े। ना व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू सेंड दीज, मतलब पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इनको अब्सॉर्ब करना पड़ेगा। किस में अब्सॉर्ब करना पड़ेगा? ब्लड में इसको लाना पड़ेगा। तो फॉर दैट देखो हमारे पास में एक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है विलाय, या विली भी बोलते हैं इसको, विलाय भी बोलते हैं इसको। तो ये क्या है? जो इनर सरफेस है स्मॉल इंटेस्टाइन की, उसमें न्यूमरस फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। ये देख रहे हो आप, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट किया हुआ है इन्होंने, बट आप आई होप ये पूरे देख पा रहे होगे। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्शंस हैं, यहाँ पर भी आप देख पा रहे हो, और हर एक जो प्रोजेक्शन है उसको हम लोग बोलते हैं विलाय, फिंगर के जैसे, लेकिन दीज आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं ये, विच इंक्रीज द सरफेस एरिया। अच्छा, अब ये क्या चीज है वो समझना, अपन थोड़ा सा ड्रॉ करके समझते हैं। नाउ सपोज दिस पाइप रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का एक हिस्सा है ये वाला पार्ट। नाउ व्हाट इफ वी लुक फ्रॉम दिस एंगल, ना सपोज दिस पार्ट इज प्लेस्ड लाइक दिस, अभी ये ऐसे रखा हुआ है ऐसा, और आप यहां से देख रहे हो, सो व्हाट यू विल बी एबल टू सी अ राउंड सरफेस लाइक दिस ओनली। अब इसमें these are arranged, these all villi, और villus is the singular, villi is plural, तो ये ऐसे arranged है finger like projections, getting it? They are in 3D, what I'm trying to explain is, now let us suppose कि हम इस पार्ट का, इस पोर्शन का एक बहुत छोटा सा हिस्सा कंसिडर करते हैं, and first we'll consider कि it does not have any villi. This is a portion of a small intestine surface जिसमें कोई villi नहीं है। First we are considering this. अभी मानिए कि इस पे क्या होता है, अलग अलग जो है हमारे पास में जो फाइनली डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है, ग्लूकोज है, अमाइनो एसिड्स है, फैटी एसिड्स हैं, ग्लिसरॉल है, तो वो सब यहाँ पर ऐसे इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। I hope you are able to see these dots very clearly. So these all dots are being, or the particles, digested particles of food are being collected here. अभी इनका क्या करना है, इनको ब्लड में भेजना है ताकि ये फिर बॉडी में आगे जा सके। तो ब्लड जो वेसल्स होंगी वो बाहर से आएंगी। Now suppose blood vessels are here. तो इतने से एरिया में व्हाट विल हैपन कि ये पूरा पाइप तो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल से भरा हुआ है, लेकिन होगा क्या कि यहाँ पे पहले एक पार्टिकल जा पाएगा, फिर उसके बाद मतलब पूरी पहले एक लेयर जा पाएगी एट अ टाइम 2 3 4 5 6 7, सपोज 7 और 8 पार्टिकल्स विल बी एबल टू मूव इनटू दिस ब्लड वेसल। फिर उसके ऊपर जो पार्टिकल्स है उनका नंबर आएगा, फिर उसके ऊपर वाले पार्टिकल्स का नंबर आएगा, क्योंकि पाइप तो पूरा भरा हुआ है और सरफेस के नीचे बाहर की तरफ ब्लड वेसल्स है, तो थोड़े 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 जो है वो जा पाएंगे। क्या? जो डाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स है वो एट अ टाइम उन ब्लड वेसल्स में एंटर हो पाएंगे, और यही अब्जॉर्प्शन का प्रोसेस है।
नाउ द प्रॉब्लम इज ये प्रोसेस तो फिर बहुत स्लो हो गया, क्योंकि देयर आर थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ पार्टिकल, और एट अ टाइम तो कुछ ही एंटर कर पा रहे हैं ब्लड वेसल्स में। तो कहने का मतलब ये है कि इस पोर्शन का सरफेस एरिया जो है वो कम है। नाउ हाउ कैन वी इंक्रीज दिस पोर्शन या द सरफेस एरिया ऑफ दिस पोर्शन? तो हमारी बॉडी में स्ट्रक्चर्स आ गए विलाय लाइक दिस। अभी देखना एरिया लगभग बराबर है, ये वाला भी और ये वाला भी, लेकिन इनके अंदर क्या है, ये जो विलाय है इनके अंदर देयर आर ब्लड वेसल्स एंड एवरीवेयर। नाउ व्हाट विल हैपन, ये जो फूड पार्टिकल्स हैं ये यहां पे गैदर होना शुरू हो जाएंगे, यहां 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 यहां, इन अ 3D मैनर एज वेल। तो आप देखो एरिया लगभग उतना ही है, वेयर देयर यहां पर केवल 10 या 12 पार्टिकल्स, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, एट अ टाइम एंटर कर पा रहे थे ब्लड वेसल्स में। यहां पर वही एरिया में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पार्टिकल्स तो केवल एक ही विलस के चारों तरफ आकर के उसमें अब्सॉर्ब हो जाते हैं और ब्लड वेसल्स में चले जाते हैं। तो ऐसे अगर उतने से एरिया में हमारे पास 5 है अगर, तो 5 टाइम्स ज्यादा हमारे पास में सरफेस एरिया हो गया। सरफेस एरिया आप मैथमेटिक्स में पढ़ते हो, ऐसे पूरा का पूरा एरिया। तो एरिया हमारे पास में सरफेस एरिया ड्रेस्टिकली इंक्रीज हो गया इन स्ट्रक्चर्स के कारण। अगर इनके कारण ऐसा नहीं हो पाता तो बहुत कम पार्टिकल्स जो हैं बॉडी में ब्लड में जा पाते, और फिर वो बहुत कम पहुंचते तो हमें एनर्जी भी बहुत कम मिलती, हम चाह करके भी जल्दी जल्दी बोल नहीं पाते, चल नहीं पाते, हमारा दिमाग बहुत स्लो चलता। कहने का मतलब ये, समझ रहे मेरी बात? तो एनर्जी हमें बहुत ज्यादा चाहिए। तो दिस इज व्हाट इज रिटन ओवर हियर कि विलाय विच इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर रैपिड अब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड। विलाय क्या कर रहे हैं, सरफेस एरिया को इंक्रीज कर रहे हैं, मतलब ऐसे और सरफेस एरिया ऐसे, तो इसमें सरफेस ज्यादा है, चलने को ज्यादा मिल रहा है, आप ऐसे याद कर सकते हो। आई होप आप सबको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया है। अब इसके भी अपन आगे बढ़ सकते हैं, ये सब मैं मिटा रहा हूं। अब कह रहे हैं द डाइजेस्टेड फूड विच इज अब्सॉर्ब्ड थ्रू द वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन गोज इनटू आवर ब्लड। वो कहां जा रहा है, ब्लड में जा रहा है, वेरी सिंपल। और उसके बाद द प्रोसेस ऑफ असिमिलेशन एंड इजेशन टेक्स प्लेस। इनके बारे में हमारी बुक में कुछ डिटेल में नहीं दे रखा है, केवल डाइजेशन तक दे रखा है, वहां तक हमने पढ़ लिया है। एक्सक्रीशन हम आगे पढ़ने वाले हैं बाद में, चैप्टर के लास्ट में, मतलब वो लास्ट में है। तो इसके बाद में चौथा स्टेप था असिमिलेशन, और फिफ्थ था इजेशन, जिनकी डेफिनेशंस हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, तो वो आप इसे नहीं देख रहे। टेक प्लेस इन आवर बॉडी टू बिल्ड अप एनर्जी एंड इजेक्ट द वेस्ट आउट फ्रॉम आवर बॉडी रेस्पेक्टिवली। एनर्जी बनाने के लिए कौन करता है, एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है, और बॉडी से जो वेस्ट है उसको बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, इजेशन कहलाता है। ये हमने यहाँ पर लिख दिया है। अब उसके बाद में कुछ एक इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो हमारी बुक में दे रखी हैं, विच यू शुड नो, विच यू शुड बी अवेयर ऑफ। द फर्स्ट वन इज स्फिंक्टर्स। तो स्फिंक्टर्स क्या होते हैं बड़ा इंटरेस्टिंग है। दीज आर गेट्स, नथिंग एल्स बट गार्ड्स और गेट्स, व्हाटएवर यू कैन से। अभी समझना, हम है ना जैसे खाना खाते हैं, अभी हम अगर सो जाएं और यहाँ हम मस्ती करते हैं कभी कभी, तो हम उल्टे हो जाते हैं ऐसे बेड पे। मैं तो बहुत किया हूँ बस्ती में, ऐसे वो पलट जाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो भी बोलते हैं। तो और भी हेड स्टैंड करते हैं हम लोग, हाथ पे खड़े होने का कोशिश करते हैं गार्डन में। मैं बहुत किया हूँ बचपन में। तो फिर भी ऐसा तो नहीं होता ना कि अगर स्टमक में कुछ पड़ा है तो बाहर आ जाए। स्टमक में 3-4 घंटे तक जो हम खाते हैं वो रहता है, तो ऐसा तो नहीं होता वो बाहर आ जाता है। इंटरेस्टिंग। या जैसे मान लो स्टमक में फूड है, अभी वो पार्शियली डाइजेस्ट हो गया, तो स्टमक धीरे 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 उसको स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ भेज रहा है। तो ऐसा तो नहीं होगा एकदम से ही सब चला जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा भेजता है। जैसे ही लगता है हाँ और भेजना है, फिर भेजता है, फिर नहीं भेजना तो उसको बंद कर देता है गेट को। तो दीज और डूर्स, ये जो छोटे 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 गेट्स है ना, पासेजेस हैं, इनको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्फिंक्टर्स। दीज आर सर्क्यूलर मस्क्यूलर स्ट्रक्चर्स विच कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस थ्रू देम। इनमें से जिन भी सब्सटेंसेस का मूवमेंट हो रहा है उसको ये कंट्रोल कर रहे हैं। नॉर्मली दे रिमेन क्लोज्ड, when movement is required they open, there are many
स्फिंक्टर्स इन आवर गट। हमारी गट में देर आर सो मेनी स्फिंक्टर्स। गट मतलब पूरा माउथ से लेकर के एनस तक बहुत सारे हैं। मतलब इन शॉर्ट मैं क्लासेस में ऐसा कहता हूँ कि अगर ये स्फिंक्टर्स हमारी बॉडी में नहीं होते तो हम तो कहीं पर भी कर दिए होते। क्या कर दिए होते? आई होप यू आर गेटिंग इट। हाँ, हम सुबह सुबह को जो करके आते हैं फ्रेशन अप नेचर्स कॉल जिसको हम लोग कहते हैं, तो वो तो कहीं पर भी हो जाता, हम कंट्रोल ही नहीं कर पाते। तो दीज आर यू नो स्फिंक्टर्स, दीज आर नोन एज स्फिंक्टर्स। फिर उसके बाद क्या कह रहे हैं? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, और द वर्ड यूज्ड फॉर दिस इज पेरिस्टाल्सिस। दोनों वर्ड्स हैं, सिमिलर मीनिंग है। तो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है समझना। हम जैसे ही खाना खाते हैं, जैसे मान लो कभी है ना आपने जो निवाला होता है रोटी का ब्रेड का वो बड़ा खा लिया, तो यहाँ फील होता है कि यहाँ से जा रहा है नीचे, अरे जा 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 जा, ऐसा फील होता है। तो जब भी कुछ भी हम खाते हैं ना तो पाइप इतना मोटा नहीं होता, उस पाइप में जाता है वो खाना, तो ऐसा एक वेव जैसा मोशन बनता है। मतलब जहाँ पर भी वो फूड पहुँचता है वहाँ एक्सपेंशन हो जाता है। वो जो वॉल्स हैं हमारे फूड पाइप की वो थोड़ी सी एक्सपेंड कर जाती है, एक्सपेंशन हुआ, और उसके पीछे वाली जो है जहाँ से वो गया है वो कंट्रैक्ट करती है। तो कंट्रैक्शन होता है, एक्सपेंशन होता है। मतलब यहाँ पे एक्सपेंशन फिर कंट्रैक्शन। अब यहाँ पीछे से फोर्स लगता है, कंट्रैक्शन होता है, तो वो फिर खाना आगे खा सकता है। तो कहने का मतलब ये है, अगर आप नोटिस करोगे कि अगर ये मान लो फूड पाइप बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो इसमें जब भी फूड बीच में आ रहा है, सपोज यहाँ पर फूड बीच में आ रहा है, तो यहाँ पर एक्सपेंशन हो जाता है इसका, ये इस तरह से चौड़ा हो जाएगा थोड़ा सा, और पीछे से इस पर फोर्स लगेगा, पीछे की मसल्स क्या करेंगी? कंट्रैक्ट करेंगी, उसको दबाएंगी, तो एक वेव जैसा मोशन ऐसा लगता है हमको कि ये एक वेव बन रही है। गेटिंग इट? तो इसको ही, इस मूवमेंट को ही हम लोग पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कहते हैं, और इसी के कारण जो फूड है आगे बढ़ पाता है फूड पाइप में। तो यहां देखो, when the slightly digested food enters the food pipe, the walls of food pipe start contraction and expansion movement। वो कहाँ कैसा मूवमेंट होता है? contraction and expansion, contraction and expansion movements to move the food along gut। उस फूड को आगे ले जाने के लिए ऐसा मोशन होता है, मूवमेंट होता है। इस मूवमेंट को जो है हम लोग कहते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, या पेरिस्टाल्सिस भी इसको हम लोग कहते हैं। अब क्या, एक छोटी सी बात है यहाँ पर कि ग्लैंड्स कौन सी ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में, तो देयर सलाइवरी ग्लैंड, लिवर इज देयर, और अनदर वन इज पैनक्रियास इज आल्सो देयर। ये किसमें है? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में। उसके अलावा भी ग्लैंड्स हैं जिनके बारे में हम 7 चैप्टर में है हमारे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में, वहां देखेंगे। बट इन डाइजेस्टिव सिस्टम दीज आर दी ग्लैंड्स, नोन ग्लैंड्स। तो ये कुछ एक टर्म्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है, अगर बुक में आए तो आप इसका मतलब समझ जाएं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर जो है अच्छा लगा होगा। अब अपन जल्दी से मिलते हैं नेक्स्ट एक और इंटरेस्टिंग लेक्चर में, और वहाँ पर तो हमें बहुत ही अच्छा एक लाइफ के लिए हमारे लेसन्स भी मिलने वाले हैं कि हमें हमारे डांटों को कैसे स्ट्रॉन्ग रखना है, कैसे उनको सेफ बना करके रखना है। तो थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, अच्छे से समझने के लिए, और अच्छे मार्क्स आप लाने वाले हो फ्यूचर, मुझे खैर पता है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। चलिए बाय बाय, थैंक यू।